हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिएगा, आज है 5 मई और 5 मई से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसका पीडीएफ आप सभी को ज्ञान कोश नाम से फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और ज्ञान कोश ऐप है, वहां से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। इन सब का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। सबसे पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अब कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? तो यहां से देखिएगा, 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से ऑप्शन ए प्रफुल्ल चंद्र पंत जो हैं वे अब राष्ट्रीय मानवाधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। यहां से एक बात और समझ लीजिएगा कि ऑप्शन बी पर लिखा है एचएल दत्तू, तो प्रफुल्ल चंद्र पंत जो है वे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि उन्होंने किनका स्थान लिया है तो एचएल दत्तू के सेवानिवृत्ति के पश्चात अब प्रफुल्ल चंद्र पंत जो हैं वे कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। तो दोनों बातें हमें यहां से जानने को मिलती है। उसके बाद अगला प्रश्न यह है कि प्रफुल्ल चंद्र पंत की अगर हम बात करें तो वे 20 अप्रैल 2013 को मेघालय उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश भी नियुक्त हुए थे। और अगर हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो वे 22 अप्रैल 2019 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए थे, जो अब इसके कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, बनाए गए हैं। तो ये सारी बातें हमने आज की इस यहां से पढ़ी है, लेकिन वे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से पढ़े हैं। तो यहां से एक बात समझिएगा, मैं आपसे मूल विधियों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में पूरी चर्चा कर चुका हूं, मैं इससे संबंधित कोई चर्चा अब यहां पर नहीं करूंगा। सिंपल सी ये बताऊंगा कि इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है और 12 अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना करी गई थी। इसके अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग यूपीएसआई मूल विधियों में जाकर के मानवाधिकार से संबंधित पूरी वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद ये जानकारी पहले प्रश्न से मिली। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिएगा कि बिलीव इन स्पोर्ट्स एक अभियान है, एक खेल अभियान है। बिलीव इन स्पोर्ट्स बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा ये अभियान चलाया गया है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर कौन कौन बनाए गए हैं? तो बिलीव इन स्पोर्ट्स के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो पीवी सिंधु और मिशेल ली दोनों को ही नामित किया गया है। तो मिशेल ली जो है वे कनाडियन खिलाड़ी है और पीवी सिंधु जो है वो भारतीय खिलाड़ी है। अब इन दोनों को ही इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है। बात करेंगे पूरी जानकारियां कि अगर पूछा जाए कि पीवी सिंधु किस देश से संबंध रखती है तो वे भारतीय शटलर है। मिशेल ली जो है वे कनाडियन खिलाड़ी है और उन्हें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा दोनों को नामित किया गया है। अब उनको नामित करने का, ब्रांड एम्बेसडर बनाने का मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो खेल में हेरफेर होता है, खेल के हेरफेर को रोकना ही इसका मुख्य उद्देश्य है कि दोनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब अगर हम इसी जोड़ी के बारे में बात करें कि पीवी सिंधु और मिशेल ली, इन दोनों की जोड़ी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये जो जोड़ी है ये अप्रैल 2020 से ही बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन अभियान के लिए भी वैश्विक एम्बेसडर जो है वो बनी हुई है। तो ये बात आपको और भी जानने को मिलेगी कि बिलीव इन स्पोर्ट्स के साथ साथ में IM बैडमिंटन दोनों अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन बनी है? पीवी सिंधु और मिशेल ली। तो ये जानकारियां मैंने आपको यहां से दी है। उसके बाद थोड़ी जानकारी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में भी पढ़ते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका मुख्यालय कहां पे है? इसका मुख्यालय है लोजेन कहां है? स्विट्जरलैंड में। और अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाच। स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894। 23 जून 1894 में इसकी स्थापना करी गई थी, लेकिन कहां पर करी गई थी? तो इसकी स्थापना पेरिस, फ्रांस में करी गई थी। तो ये जानकारी आपको यहां से पूरी जानकारियां मिल जाती है। अगला प्रश्न नंबर 4 कि कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? जो कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस है, इस कंपनी के जो प्रबंध निदेशक बने हैं, 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से बताना है आपको। तो ये देखिएगा, महेश बाला सुब्रमण्यम, यानी कि ऑप्शन सी के महेश बाला सुब्रमण्यम जो है वे अब इस कमेटी के या इस कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंध निदेशक बने हैं। तो ये जानकारी मैंने आपको यहां से दी है। उसके बाद बात करते हैं कि जी मुरलीधर, उन्होंने स्थान किनका लिया है? तो जी मुरलीधर का स्थान लिया है और उनके साथ साथ में
सुरेश अग्रवाल की भी नियुक्ति करी गई है। तो तीनों नियुक्तियों के बारे में मैं बात करता हूं, दोनों नियुक्तियों के बारे में, कि महेश बालासुब्रमण्यम आगामी 3 वर्षों के लिए कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एमडी बना दिए गए हैं। किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने जी मुरलीधर का स्थान लिया है। साथ में सुरेश अग्रवाल जो हैं वे कोटक जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ नियुक्त किए। देखिएगा, महेश बालासुब्रमण्यम कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के बने हैं, लेकिन कोटक जनरल इंश्योरेंस के बने हैं सुरेश अग्रवाल। तो ये बात आपने अच्छी तरह से समझनी है, एक जैसी बातें हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद देखिएगा कि कोटक लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं अगर हम, तो इसके चेयरमैन है उदय कोटक। स्थापना हुई थी 2001 में। मुख्यालय कहां पे है? मुंबई में है। तो ये तीनों जानकारियां मैंने आपको यहां से और भी दे दी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 कि देश की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन सी बनी है? देश की, हमारे देश भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी टेक्नोलॉजी कंपनी कौन सी बनी है? तो अब देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से पहले स्थान पर कौन है? पहले पूछा गया है तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान की बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि जो तीसरे स्थान पर बनी है वो है विप्रो कंपनी जो है वो कौन से स्थान की बनी है? वो अब बनी है तीसरे नंबर की। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि पहले स्थान पर कौन है, तो कंपनी टीसीएस कंपनी जो है वे पहले स्थान पर है। इन्फोसिस कंपनी जो है वो दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर रही है विप्रो और चौथे नंबर पर कौन है? एचसीएल। तो ये चारों 1 2 3 4 नंबर पर है। आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। बात करते हैं विप्रो का, जो कुल बाजार मूल्य रहा है वो रहा है 2.65 ट्रिलियन। ठीक है, पहले स्थान पर 11.51 ट्रिलियन बाजार मूल्य के साथ में टीसीएस पहले स्थान पर है, दूसरे पर इंफोसिस और चौथे पर रही है 2.62 ट्रिलियन बाजार मूल्य के साथ में एचसीएल। तो अब एचसीएल को पछाड़ करके विप्रो देश की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी बनी है। बात करते हैं विप्रो के बारे में कि विप्रो के अध्यक्ष कौन है? विप्रो के अध्यक्ष है ऋषद प्रेमजी। मुख्यालय कहां पे है? बेंगलुरु में। स्थापना कब हुई थी? तो 29 दिसंबर 1945 को विप्रो की स्थापना जो थी वो करी गई थी। अजीम प्रेमजी इसके वर्तमान में है, देखिएगा ये फोटो जो लगा है। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न कि भारत और किस देश के बीच में 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद के आयोजन की घोषणा हुई है? कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ में भारत 2+2 यानी कि विदेश मंत्री साथ में रक्षा मंत्री, 2 मंत्री इधर से यहां संवाद के लिए बैठेंगे? तो भारत और रूस के साथ, भारत और रूस दोनों के, एक तो विदेश मंत्री दूसरा रक्षा मंत्री, 2 मंत्री मिलकर के इस संवाद को अंजाम देंगे। तो ये मैंने आपको यहां से जानकारियां दी है, लेकिन पूरी जानकारियां पढ़ते हैं कि ये भारत का रूस के साथ में चौथा ऐसा देश बना है जो कि इस मंत्री स्तरीय में भारत के साथ में आयोजन करेगा। लेकिन अगर क्वाड देश के बारे में बात करें तो पहला गैर क्वाड देश है। तो अभी तक 3 जो थे वो तीनों के तीनों क्वाड देश थे, लेकिन रूस जो है वो क्वाड देश नहीं है। तो भारत के साथ में ऐसे संवाद का आयोजन करने का जो रूस के साथ अब होगा। अब बात करते हैं कि 2 मंत्री रहेंगे। मैंने बताया अभी कि पहला विदेश मंत्री, दूसरा कौन? रक्षा मंत्री। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि दोनों देशों के बीच में जो रणनीतिक साझेदारी होती है, रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। बात करते हैं रूस के बारे में। तो रूस के राष्ट्रपति कौन है? रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। राजधानी कहां है? मॉस्को। मुद्रा कौन सी है? रूसी रूबल। रूसी रूबल जो है वो रूस की वर्तमान में मुद्रा है। उसके बाद में 5 प्रश्नों के बाद में देखिएगा आज का प्रश्न। आज का प्रश्न क्या है कि असम की पहली महिला आईएएस अधिकारी का निधन हुआ है। हाल ही में असम की पहली महिला आईएएस अधिकारी का निधन हुआ है। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि उसका नाम बताइएगा। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, उनका नाम आपने बताना है। और जो मैं सबसे बढ़िया चीज जो देख करके आपको खुशी होगी वो ये होगी कि कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि विश्व हास्य दिवस 2021 कब मनाया जाता है? ये 2 मई को मनाया जाता है। और मैंने कल आपसे कहा भी था कि आप ऑप्शन को सर्च करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए जब 10 प्रश्नों को सर्च करता हूं तो आप अपने लिए कम से कम 1 प्रश्न को तो सर्च करिएगा। यहां से देखिएगा, मैं आपको कमेंट दिखाता हूं। प्रशांत शर्मा ने कमेंट किया, इतना अच्छा कमेंट हुआ कि विश्व हास्य दिवस यानी वर्ल्ड लाफ्टर डे सेलिब्रेशन 1998 में शुरू हुआ था। हर साल मई के पहले रविवार को वर्ल्ड लाफ्टर डे के रूप में मनाया जाता है। नई जानकारी आपको मिली है। उसके साथ साथ में
2021 में 2 मई को यह दिवस मनाया गया। कितनी शानदार जानकारी आपको मिलती है। ऐसे ही मैं आपके कमेंट्स दिखाता रहूंगा। अगर एक लिखेगा तो एक, अगर इससे भी ज्यादा कोई अच्छे लिखते हैं तो सभी के कमेंट्स में आपको दिखाऊंगा भी, पढ़ाऊंगा भी, ताकि आपको कम से कम एक और प्रश्न, हमने यस नो एबीसीडी नहीं पढ़ना है, हमने इसी प्रकार से पढ़ना है। आपको बहुत बहुत बधाई ऐसे आंसर लिखने के लिए। ऐसे ही आप लोग लिखते रहें। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस के विजेता कौन बने। देखिएगा, पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस जो होती है, जो फॉर्मूला 1 रेसेस होती है, 2021 में अभी हुई है, कि पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स रेस के विजेता कौन बने हैं। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, लेकिन इन 4 ऑप्शन में लुइस हैमिल्टन, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा जीत करने वाले खिलाड़ी कौन है, लुइस हैमिल्टन। एक बात और बता देता हूं, मैंने कुछ दिन पहले आपसे बताया था कि लुइस हैमिल्टन जो है, उन्होंने किनका रिकॉर्ड तोड़ा था, तो उन्होंने माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड तोड़ा था, जिन्होंने विश्व में सबसे ज्यादा F1 रेसेस जीती थी। तो अब सबसे पहले नंबर पर रहे लुइस हैमिल्टन, दूसरे स्थान पर रहे मैक्स वर्स्टेपन, तीसरे स्थान पर रहे हैं वोल्टेरी बोटास, और अगर चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पर रहे सर्जियो पेरेज। तो ये मैंने आपको केवल विजेता नहीं बताया, बल्कि शुरू के 4 के बारे में बता दिया है। तो वही सारी जानकारियां है कि लुइस हैमिल्टन जीते, मैक्स वर्स्टेपन दूसरे स्थान पर, बोल्टास तीसरे और सर्जियो पेरेज चौथे स्थान पर रहे। इस प्रकार से अगला प्रश्न, 7वां नंबर प्रश्न है कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से आप लोग देखिएगा कि डिप्टी गवर्नर बने कौन है। तो यहां से टी रविशंकर, ऑप्शन ए, टी रविशंकर जो हैं वे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं। और एक प्रश्न और बताइएगा कि आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिनमें से रविशंकर जो हैं वे अभी अभी चुने गए हैं, लेकिन जो 3 ऑप्शन और लिखे हैं, एम के जैन, एमडी पात्र, एम राजेश्वर राव, ये तीनों तो पहले से ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर पद पर कार्यरत हैं। तो ये बात आपने यहां से समझनी है। बात करते हैं आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर बने हैं टी रविशंकर। उन्होंने किनका स्थान लिया है, तो उन्होंने बीपी कानूनगो का स्थान लिया है। साथ साथ में तीनों के बारे में मैं बता चुका हूं। और एक आखिरी प्रश्न और समझ लीजिएगा कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी, लेकिन इसके 25वें गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। तो इस प्रकार से आपने ये सारी करंट अफेयर्स यहां से आपको जानकारियां मिल जाती है। उसके बाद 8वां प्रश्न कि जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। जापान देश का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार जो है ये किसे मिला है, ये शिक्षिका श्यामला गणेश जो शिक्षिका हैं, उन्हें अब जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार जो है ये दिया गया है। तो ये जानकारी मैंने आपको यहां से बता दी है। उसके बाद देखिएगा आगे इसके बारे में जानकारी आप प्राप्त करते हैं कि श्यामला गणेश जो है वो कहां पर पढ़ाती है। वो बेंगलुरु के ओहरा स्कूल में जापानी शिक्षिका हैं, जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, जापानी संस्कृति के लिए कुछ नया कार्य करने की प्रेरणा देते हैं लोगों को, उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो ये सारी बातें थी जो कि मैंने आपको बताई है। 9वां प्रश्न आपका कि श्रीलंकाई ऑलराउंडर थिसारा परेरा ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। थिसारा परेरा जो कि श्रीलंकाई ऑलराउंडर है, उन्होंने अब सेवानिवृत्ति क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। लेकिन आपसे पूछा गया कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत कब करी थी, पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच जो था वो उन्होंने कब खेला था। तो उन्होंने 2009 में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही रहेगा। 2009 में उन्होंने शुरुआत करी थी इंटरनेशनल क्रिकेट की, और दिसंबर 2009 में करी थी। 2010 के बिल्कुल समीप थे, लेकिन उन्होंने शुरू करी थी दिसंबर 2009 में। तो यहां से एक बात ये आपको जानने को मिलती है, उन्होंने 166 वनडे मैच खेले, जिनमें उन्होंने 2338 रन बनाए, साथ में 175 विकेट भी लिए। वो थिसारा परेरा जो है वे श्रीलंका के क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। उन्होंने 84 टी20 मैच खेले, जिन्होंने 1204 रन बनाए, 51 विकेट लिए।
उन्होंने 6 टेस्ट मैच भी खेले हैं। तो ये जानकारियां थी जो कि हमने थिसारा परेरा के बारे में आपको दी है। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न है कि बार्कलेज रेटिंग एजेंसी है, बार्कलेज रेटिंग एजेंसी है, इसने 2021-22 वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी, भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाया है। और ये अनुमान कितना रहा है? तो ये अनुमान जो है मैंने आपसे कुछ दिन पहले पढ़ाया था 11%, लेकिन अब जो इसने अपने उसमें कमी करी है, अपनी जीडीपी दर में कमी करते हुए अब 10% वृद्धि बताई है। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस का भारत में दूसरी लहर बहुत ज्यादा फैल गई है। इसी लहर के चलते आप लोग भी सेफ रहे, सुरक्षित रहे, मास्क पहने, हाथ धोए, सैनिटाइज करते रहे, अपने आसपास सफाई रखे, अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। इस बात का आपने ध्यान रखना है। और आप दुनिया के लिए महज एक इंसान है, लेकिन आप अपने घर वालों के लिए पूरी दुनिया है। इस बात का ध्यान रखें, घर में रहे, जब तक जरूरी ना हो, जब तक घर से बाहर ना निकले। तो ये जानकारी आपको मैंने आज के करंट अफेयर्स में दी है। उम्मीद है आपको करंट अफेयर्स पसंद आ रही है सीरीज, और पसंद आ रही है तो आप ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल को, फेसबुक पेज को, व्हाट्सएप ग्रुप को, ज्ञानकोश एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे लिंक, सारी जानकारियां, सारे पीडीएफ मिलते रहें। इन सब का लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।